गिर कर उठना उठ कर चलना ये क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। यह क्रम है संसार का। नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रमजा में। आज देखेंगे अपन प्रश्नावली 10 जो कि है बिंदुपथ से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बताएंगे अभी, और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की आगे भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं बिंदुपथ में आपके पास में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में देखिए। 10.1 में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इसी प्रकार 10.2 में 2, 3, 4, 5 और 6 ये थोड़ा आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। उदाहरण नंबर 10 उदाहरणों में से देखिए 10.2 से एक्सरसाइज 10.2 से पहले के जो एग्जाम्पल है 1, 2, 3 वो काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, तो इस बार भी इनके आने की संभावना है। तो इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, समझ लेना, देख लेना। अब देखते हैं प्रमेय नंबर 10.6, इसको भी आप अच्छी तरीके से देखना क्योंकि ये भी एग्जाम में आ चुकी है। इससे पहले वाली जो प्रमेय है उनको थोड़ा एक बार आंखों से निकाल लेना, देख लेना, लेकिन इस मुख्य रूप से 10.6 आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा छोटे प्रश्नों के रूप में विविध प्रश्नमाला में जो आपके एपिसोड दिए गए हैं वो, और जो 10.1 में सत्य असत्य दिए गए हैं उनको भी आप एक बार अच्छी तरीके से देख लेना। इन्हीं कुछ क्वेश्चनों में से आज अपन चर्चा कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आगे। बिंदुपथ में देखिए आपके पास में इसके शाब्दिक अर्थ है बिंदुओं का पथ, यानी कि बिंदुओं का ऐसा पथ होगा जिसमें कोई नियम काम करेंगे। वो आप एग्जाम्पल से आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। देखिए एक बिंदु समान दूरी, मान लीजिए कोई बिंदु आपके पास ये है, इससे समान दूरी पर कोई बिंदु किस प्रकार से आप लेंगे। एक बिंदु यहाँ ले लीजिए 5 मीटर दूरी पर, एक बिंदु यहाँ ले लीजिए 5 मीटर दूरी पर, एक बिंदु मान लीजिए यहाँ आ गया 5 मीटर दूर, एक बिंदु यहाँ आ गया मान लीजिए 5 मीटर दूर। 5 ये आप एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप इसको कुछ भी ले सकते हैं। तो ऐसे इसी प्रकार से इसके चारों तरफ 5 मीटर की दूरी पर कुछ बिंदु ले लेंगे। तो ये बिंदु ऐसे आएंगे, तो ये बिंदु एक वृत्ताकार के रूप में आएंगे। तो इस एक बिंदु के लिए इसका ये वृत्त यानी वृत्त की परिधि इसका क्या हो गया, एक बिंदुपथ इसके लिए हो गया। अब इसी प्रकार से यदि ये तो एक बिंदु के लिए हुआ, अब लेंगे दो बिंदुओं के लिए समदूरस्थ। इसका मतलब भी समान दूरी का मतलब समदूरस्थ ही है, इसमें समदूरस्थ वाला नियम काम कर रहा है। तो दो बिंदुओं में भी देखिए आपके पास में समदूरस्थ वाला कैसे नियम काम करेगा। मान लीजिए ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो ए बिंदु और बी बिंदु के लिए समान दूरी पर ऐसा कौन सा बिंदु लें जो ए से भी समान दूरी पर हो, बी से भी समान दूरी पर हो। तो इसके बीचों बीच में एक ऐसा बिंदु लेंगे जो इससे भी समान दूरी पर होगा, इससे भी समान दूरी पर होगा। इसी प्रकार से इसके ऊपर भी एक बिंदु लेंगे जो इससे भी उसी प्रकार दूर होगा जितना इससे दूर होगा। मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ पे 5 मीटर दूर है, ये भी मान लीजिए 5 मीटर है, ये मान लीजिए 6 है, तो ये भी कितना होना चाहिए, 6 ही होना चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए कोई नीचे बिंदु आपने ले लिए 6 मीटर, ये भी मान लीजिए 6 मीटर होना चाहिए। तो ए और बी से दोनों समान दूरियों पर होने चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ ऊपर नीचे अनंत बिंदु यहाँ पे मिल सकते हैं आपके पास में जो कि इनसे समान दूरियों पर होंगे ए और बी से। तो ए और बी बिंदु के लिए इसका बिंदुपथ क्या हो गया, इसके लिए बिंदुपथ हो गया जैसे कि ए और बी को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक, इसके लिए क्या हो गया, बिंदुपथ हो गया इसके लिए। तो इसके ऊपर प्रमेय नंबर 1 भी है जिसको आप देख सकते हैं अपनी किताब में, तो वो उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं एक भुजा से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ। अब दो बिंदुओं की बात कर लिए, अब देखते हैं एक भुजा पूरी, ये भुजा ले लीजिए मान लीजिए एक, इस भुजा से किस प्रकार से संबंध होगा, यानी एक बिंदु ऐसा लेंगे जो इससे समदूरस्थ हो। जैसे कि मान लीजिए ये बिंदु यहाँ ले लिया जो कि इससे समान दूरी पर है, ऐसे ही इसके रेखा में बिंदुपथ एक लेंगे, ये हर बिंदु इस रेखा से क्या होगा, समान दूरी पर स्थित होगा। तो इसके लिए क्या हो गया, एक बिंदुपथ हो गया। ये एल रेखा के लिए एम रेखा क्या हो गई, एक बिंदुपथ हो गया। इसी प्रकार से इसके ऊपर भी अपन इसका बिंदुपथ ले सकते हैं क्योंकि इसके लिए भी जहां तक जाएगी रेखा वहां तक ये दूरियां समान होगी, जो कि ये गैप दे रखा है इस एल रेखा के लिए जो कि समान रहेगा। तो इसको भी आप एन रेखा नाम दे सकते हैं। तो एल रेखा, एम रेखा और एन रेखा तीनों आपस में क्या हो गई, समानांतर हो गई। तो एल रेखा का बिंदुपथ इसके ऊपर और नीचे समांतर रेखाएं प्राप्त होती है, ऐसा आप लिख सकते हैं। आगे देखिए दो भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ किस प्रकार बनेगा। दो भुजाएं मान लीजिए एक एल रेखा है, एक है एम रेखा। तो इन दोनों रेखाओं के लिए बिंदुपथ किस प्रकार बनेगा, इसके नीचे यदि अपन बिंदुपथ लेते हैं तो ये तो केवल एम से ही समान दूरी पर हुआ, एल रेखा से समान दूरी पर नहीं हुआ क्योंकि ज्यादा दूर हो गया। एम से तो वही दूरी है लेकिन एल से ज्यादा हो गई। तो ये देखिए एम से तो वही दूरी है, एल से ज्यादा हो गई। तो इसको यहाँ नहीं लेके अपन इसकी बिंदुपथ लेंगे, इसके बीचों बीच में लेंगे क्योंकि ये एम रेखा से भी उतनी ही दूर है जितना एल से है। प्रत्येक बिंदु पर ये एल रेखा से, एम रेखा से और
एम रेखा और एल रेखा से प्रत्येक बिंदु पर समान दूरी पर होगा, तो इस बिंदु को, इस रेखा को अपन नाम दे देंगे एल, जो कि एम समानांतर एन होगी और एल तीनों ही क्या होगी, समानांतर होगी। लेकिन ये एम और एल दोनों के बीच में होगा, जो कि बिंदुपथ कहलाएगा इसका। इसी प्रकार देखते हैं जैसे कि टायर के केंद्र का बिंदुपथ किस प्रकार होगा। तो टायर के केंद्र के लिए मान लीजिए आपने एक टायर बनाया जो कि समतल पर चल रहा है। एक समतल का मतलब ये सड़क मान सकते हैं कोई भी, इसके ऊपर चल रहा है, तो टायर का केंद्र ये रहा। ये टायर जब तक आगे तक चलता रहेगा, इसका केंद्र भी इसके साथ साथ चलता रहेगा। जब इनके केंद्र को मिला देंगे अपन, तो इस केंद्र के लिए इसका बिंदुपथ क्या होगा, क्योंकि इसके समान दूरी पर होना चाहिए, तो वही बात होगी। ये लो इसका समतल है, यानी कि ये सड़क दी हुई है, वही इसके लिए क्या हो गया, इसका बिंदुपथ हो गया। क्योंकि इसका प्रत्येक बिंदु पर जहां पे देखेंगे, प्रत्येक बिंदु पर इसका गेप समान रहेगा, तो इसके लिए समतल, इसके लिए क्या हो गया, एक बिंदुपथ हो गया इस बिंदु के लिए, टायर के केंद्र के लिए। अब देखते हैं ये घड़ी से संबंधित क्वेश्चन। घड़ी से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे, जैसे कि घड़ी है तो घड़ी में 3 सुइयां होती है, एक तो होवर की, एक मिनट की और एक सेकंड की। तीनों सुइयां किस प्रकार से कार्य करती है, तीनों सुइयां एक वृत्त के रूप में घूमती रहती है। तो इन तीनों सुइयों के लिए क्या होगा, इसका बिंदुपथ एक वृत्त ही होगा, जो कि आपने पहले क्वेश्चन में देखा था। ये भी क्या होगा, एक वृत्त के रूप में इसका बिंदुपथ होगा, क्योंकि ये प्रत्येक बिंदु पर घूमती रहती है, तो इसके लिए क्या हो गया, इसका बिंदुपथ हो गया वृत्त। इसी प्रकार घड़ी से संबंधित एक और क्वेश्चन होता है। तो घड़ी से संबंधित एक और क्वेश्चन के लिए क्या देखते हैं, जैसे कि कोई बिंदु यहाँ है और ये पेंडुलम की तरह कोई घड़ी है, तो ये घड़ी पेंडुलम की तरह यहाँ भी इस क्षेत्र में जाएगी और इस क्षेत्र में जाएगी। इन दोनों क्षेत्रों से ऊपर और नीचे नहीं, मतलब इन दोनों क्षेत्रों से ऊपर नहीं जाएगी, यहाँ से भी ऊपर नहीं जाएगी, तो ये गति यहीं तक करेगी। तो इस यदि गति यहीं तक करेगी तो ये क्या हो गया, वृत्त का एक चाप कहलाएगा। तो इसके लिए पेंडुलम के लिए क्या होगा, बिंदुपथ इसका चाप कहलाएगा। आगे देखते हैं, दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुपथ दो प्रकार का हो सकता है। देखिए किस प्रकार, जब दो रेखाएं एक तो समानांतर हो तब उनके लिए बिंदुपथ अलग बताया अभी जस्ट, और जब दोनों रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेदी हो, तब इनके लिए एक बिंदुपथ होता है। इसके लिए तो मैंने बताया था, इसके बीचों बीच में इसका बिंदुपथ प्राप्त होगा। जब एल रेखा होगी, एम रेखा होगी, तो इसके बीचों बीच में इसका बिंदुपथ प्राप्त होगा। लेकिन जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो तब इनका बिंदुपथ कहाँ होगा, इस जो आपके पास में कोण दिया हुआ है, इस कोण को जो प्रतिच्छेदी रेखा यानी समद्वि भाजक करते हुए आगे तक जो रेखा जाएगी वो इसके लिए बिंदुपथ होगा। क्योंकि मान लीजिए रेखा यहाँ तक है, तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या होगी, समान होगी। और आपके पास जो यहाँ कोण बनेगा वो 90 का कोण बनेगा, यहाँ पे भी 90 का कोण बनेगा। इसी प्रकार से ये रेखा और ये रेखा भी आपस में क्या होगी, समान होगी। यदि आगे तक बढ़ते हैं तो आगे भी यदि यहाँ पे 90 का कोण बना के कोई रेखा खींचे तो ये बिंदु प्राप्त हो, और इस रेखा से यदि इस बिंदु से यहाँ रेखा खींचे तो भी 90 का कोण प्राप्त होता है। और ये रेखा इसके बराबर और ये रेखा इसके बराबर होती है। ये ऐसा आपकी प्रमेय में दिया हुआ है, जो कि थोड़ा आगे समझते हैं। अब मान लीजिए एक आपके पास में कोई दो बिंदु थे अभी, ए और बी, इन दोनों के लिए आपने बिंदुपथ देखा, इसका रेखा का लंब समद्वि भाजक, इन दोनों बिंदुओं के लिए इसका बिंदुपथ इसका लंब समद्वि भाजक होता है। तो लंब समद्वि भाजक के लिए भी एक मान लीजिए बिंदु यहाँ लेंगे, ये ए बिंदु से उतनी ही दूर होगा जितनी कि बी बिंदु से होगा। ये भी आपकी प्रमेय दी हुई है, इसको भी आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। इसमें आपके पास में क्या दिया हुआ है कि ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या होगी, समान दूरियों पर होगी, यानी ये दूरी और ये दूरी समान होगी। और इसी प्रकार से यहाँ पे जो लंब समद्वि भाजक का कार्य करेगा तो यहाँ पे 90 का कोण बनाएगा। और जो भुजा दी हुई है ए बी, उसको ये समान भागों में विभाजित करेगा, यानी ए ओ और ओ बिंदु यहाँ लेंगे तो ए ओ बराबर होगा ओ बी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तीन असरणिक बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ निकालना आपको। तो तीन असरणिक बिंदुओं यानी बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, तो आपका कि दो बिंदुओं का यदि आप बिंदुपथ निकालते हैं तो इन दोनों को आप मिला देंगे और इसका क्या कर देंगे, आप लंब समद्विभाजन कर देंगे। तो ये इसका क्या होगा, इसका बिंदुपथ कहलाएगा। ये वाली जो लंब समद्विभाजन किया वो इसका बिंदुपथ कहलाएगा। ऐसे ही मान लीजिए आप तीन बिंदु लें, तीन बिंदु यहाँ ऐसे ले लेंगे। यदि तीनों बिंदुओं को आप मिला देंगे, तीनों बिंदुओं को मिला दिया तो इन तीनों बिंदुओं का आपको चाहिए बिंदुपथ। तो इनका बिंदुपथ निकालने के लिए पहले तो इन दो बिंदुओं का बिंदुपथ निकालिए। इन दोनों का बिंदुपथ निकालने के लिए यहाँ से एक लंब डालना पड़ेगा, शीर्ष लंब डालना पड़ेगा। इसी प्रकार से इन दोनों बिंदुओं का बिंदुपथ निकालने के लिए इसके ऊपर शीर्ष लंब डालना पड़ेगा। इसी प्रकार इन दोनों बिंदुओं का बिंदुपथ निकालने के लिए यहाँ से शीर्ष लंब डालना पड़ेगा, जो कि ये तीनों बिंदुओं को जहाँ क्रॉस होगा वही इसका क्या होगा, बिंदुपथ कहलाएगा। और ये बिंदुपथ, इस बिंदुपथ को नाम देंगे अपन परिकेंद्र। इस बिंदुपथ को अपन नाम देंगे
परिकेंद्र, क्योंकि ये इस बिंदु से यहां तक की दूरी और इस बिंदु से यहां तक की दूरी और इस बिंदु से यहां तक की दूरी क्या होगी, समान होगी। और समान होगी तो इसके ऊपर एक वृत्त बनाया जा सकता है जो कि परिवर्त कहलाता है, इसका नाम होता है परिवर्त, इसीलिए इसको केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं। आगे देखिए आप, तीन भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ निकालना है। मैंने बताया ना दो भुजाएं, मान लीजिए आपके पास दो भुजाएं कोई प्रतिच्छेद कर रही हो, तो इन दोनों का बिंदुपथ निकालने के लिए आपको जो यहाँ कोण प्राप्त होता है उसका क्या करना होता है, आपको कोण का समद्विभाजन करना होता है, तो यहाँ से इसका ये बिंदुपथ प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से तीन भुजाओं का भी अपन निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए आपकी तीन रेखा, एक ये रेखा, एक ये रेखा और एक ये रेखा इस प्रकार से दी हुई है। तो पहली दो भुजाएं हैं, पहली भुजा ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों के बीच का कोण का समद्विभाजन करेंगे तो इन दोनों का बिंदुपथ प्राप्त होगा। तो यहाँ से इसका कोण का समद्विभाजन कर देंगे, तो ये लो यहाँ से कोण का समद्विभाजन कर दिए। इसी प्रकार इन दोनों रेखाओं के बीच के कोण का समद्विभाजन करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ इसको क्रॉस करेगा। इसी प्रकार इन दोनों जो रेखाएं दी हुई उनके कोण का समद्विभाजन करेंगे तो इसका बिंदुपथ आ गया। तो ये जहां ये तीनों बिंदु, जहां तीनों रेखाएं मिलेगी, वो तीनों रेखाएं, इन तीनों जो रेखाएं दी हुई है उनका क्या कहलाएगी, वो बिंदुपथ कहलाएगी, जो कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यानी जो रेखाएं दी हुई है तीन, उनसे इस बिंदु की दूरी समान होगी। तो इसको अपन नाम देंगे अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्यों नाम देंगे वो भी अभी देखिए। जैसे कि यहां से कोई दूरी समान होगी तो यहाँ पे एक अंतः वृत्त बनाया जा सकता है, जो कि एक इसकी आर्क कहलाती है ये, और इसको अंतःवृत्त नाम देंगे। और इसके जो अंदर वृत्त बना उसको अंतः, जो इसके अंदर केंद्र उसको अंतः केंद्र कहेंगे। आगे देखिए अब, तीनों माध्यिकाओं से समदूरस्थ बिंदु, यदि आपके पास में तीन माध्यिकाएं दी हुई है तो उसके समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या कहलाता है। इसको आप तीन माध्यिकाएं, जैसे कि मान लीजिए माध्यिकाएं क्या होती है वो समझिए। यहां से इस कोण का आधा करके और सामने वाली जो भुजा दी हुई उसका भी आधा करना और इस कोण का भी आधा करना, ये होती है माध्यिका। इसी प्रकार इसको सामने वाली जो भुजा है उसको भी आधा करना और इस कोण को भी क्या करना, आधा करना। इसी प्रकार यहाँ भी इसी प्रकार से कोणों का आधा और जो भुजाएं दी हुई उनका आधा करना। तो यहाँ से जो तीनों माध्यिकाएं दी हुई है उनका समदूरस्थ बिंदु, तब बिंदुपथ क्या कहलाता है, उसको अपन नाम देंगे केंद्रक। उसको क्या नाम देंगे, केंद्रक। इसी प्रकार से तीनों शीर्ष लंबों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, तो वो भी देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई ये त्रिभुज इस प्रकार से दिया हुआ है, तो शीर्ष लंब क्या होता है, सामने वाली जो भुजा है उसके ऊपर लंब डालना। यहाँ से भी लंब डालिए, लंब डालेंगे तो यहाँ 90 के कोण बनेंगे, यहाँ भी 90 का कोण बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ भी 90 का कोण बनेगा। तो यहाँ से जो बिंदु प्राप्त होगा उस बिंदु को क्या नाम देंगे अपन, उस बिंदु का नाम होगा लंब केंद्र। आगे क्वेश्चन देखते हैं आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपके पास में त्रिभुज दिया हुआ है पीबीसी जो कि क्या है, समद्विबाहु है। इसी प्रकार में ये दिया हुआ है त्रिभुज क्यूबीसी जो भी क्या है, समद्विबाहु है। एक त्रिभुज ऊपर है, एक त्रिभुज नीचे है, दोनों ही क्या है, समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है, बी क्यू बराबर है क्यूसी के और बीपी बराबर है पीसी के। इसी प्रकार में बीसी उभनिष्ठ आधार दिया हुआ है और बीसी रेखा पर एक समकोण दिया हुआ है, यानी कि ये क्या है, एक समकोण बना रहा है। तो आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि पी क्यू बीसी का लंब अर्धक है। इसमें लिखिए सबसे पहले सिद्ध करना, तो सिद्ध करना है वो सबसे पहले यहां लिखिए। ये लिखेंगे कि अपन पी क्यू बीसी का लंब अर्धक है, ऐसा आपको सिद्ध करना है, लंब अर्धक है। अब देखिए सबसे पहले इसमें आपके पास में त्रिभुज लेना है आपको। त्रिभुज कौन सा लेंगे आप, बी पी सी। सबसे पहले अपन त्रिभुज लेंगे, उत्पत्ति लिखो सबसे पहले, उत्पत्ति में लिखिए त्रिभुज बी पी सी। त्रिभुज बीपीसी ले लिया, तो त्रिभुज बीपीसी में देखिए आपके पास में पी बिंदु से पीबी और पीसी की दूरियां समान है, यानी कि एक बी बिंदु है एक सी बिंदु है। अभी बताया था कि दो बिंदु से समान दूरी पर कोई बिंदु स्थित हो तो ये इसके लिए क्या होता है, इसका बिंदुपथ होता है, जो कि पी क्या है, यहाँ पे पी यहाँ पे क्या है, एक बिंदुपथ है। किसका, बिंदु बी और सी का बिंदुपथ के रूप में यहाँ आ रहा है पी। तो देखिए इसमें यदि बिंदुपथ आता है तो आपके पास में ये रेखा इसके ऊपर क्या होती है, लंब होती है। तो पीओ बीसी के ऊपर क्या हो गई, लंब अर्धक हो गई। अतः पीओ लंब अर्धक है, लंब अर्धक है बीसी पर,
देखिए पीओ है ना जो लंब अर्धक है बीसी पर, इसी प्रकार आपको सिद्ध करना है कि अब की बार लेना है आपको क्यू बिंदु, अब लेना है बी क्यू सी, यहां पर लेना है त्रिभुज बी क्यू सी, और फिर आपको क्यू का क्या करना है कि क्यू ओ बीसी का क्या है लंब अर्धक है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी प्रकार क्या है कि क्यू ओ लंब अर्धक है बीसी पर। लंब अर्धक का मतलब इसको दोनों बराबर भागों में भी बांटेगा और इसके ऊपर ये 90 का कोण भी बनाएगा। अब देखिए सबसे पहले तो पीओ को किया सीधा आपने कि बीसी का लंब अर्धक है, फिर किया आपने क्यू ओ को कि बीसी का लंब अर्धक है। अब डायरेक्ट आप पी क्यू भी लिख सकते हैं दोनों की जगह। अतः यहां से लिखिए पीओ व क्यूओ लंब अर्धक है बीसी पर। अतः टुकड़े में लिए थे, अब ले लेंगे पी क्यू। अतः पी क्यू लंब अर्धक होगा बीसी पर। ठीक है, यहां से बीसी कि पी क्यू बीसी का क्या होगा, पी क्यू बीसी का एक लंब अर्धक होगा। तो यहां से आप इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं, जैसे बीपी बराबर क्या था आपके पास में पीसी, इसलिए इसका पी क्या हुआ बिंदुपत हुआ। आगे देखते हैं हम, देखते हैं प्रमेय नंबर 10.6। आपके पास में माध्यिकाएं दी हुई है, ये एक ही बिंदु से होकर जा रही है और यह है बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे आप सबसे पहले दिया हुआ क्या आपके पास माध्यिका है, कौन कौन सी माध्यिका है, एक तो एडी है और एक बीई है और एक सीएफ है। ये तीनों क्या है आपके पास में माध्यिकाएं हैं। तो आगे देखिए आपको सिद्ध करना है। अब सबसे पहले यहाँ लिखिए सिद्ध करना है। सबसे पहले लिख दिया हुआ, अब लिखेंगे सिद्ध करना। तो सिद्ध करने के लिए आपको यहाँ से दिया हुआ 2:1 में विभाजित करती है माध्यिका, यानी कि एओ और अनुपात ओडी। ये ऊपर वाला 2 सिद्ध करना है, ये नीचे वाला 1 सिद्ध करना है। तो एओ अनुपात ओडी यानी कि पहले वाला 2 और ये 1, यानी 2:1 में इसको सिद्ध करना है कि 2:1 में विभाजित करती है। अब सबसे इसके बाद में सिद्ध करना है, कोई बाद में आप यहाँ लिखेंगे रचना लिखेंगे। तो रचना करने के लिए सबसे आपको क्या करना है कि यहाँ से डी बिंदु है, यहाँ से एक रेखा आगे तक खींचनी है और रेखा इतनी लंबी खींचनी है कि ये एओ के बराबर आ जाए। तो ये एच बिंदु तक इसको रेखा को खींचनी है जिससे एओ बराबर हो जाए ओ एच। फिर बाद में आपको बी बिंदु को एच से मिलाना है और बाद में फिर सी को भी एच से मिलाना है। यहाँ से सी बिंदु है तो सी को एच से मिलाना है और बी को भी एच से मिलाना है। तो यहाँ लिखिए कि आपने एओ को बराबर रखा, किसके एओ को बराबर रखा, इतनी रेखा खींची ओ एच, और बिंदु बी और सी को एच से मिलाया। अब क्या करना है आपको, इसको मिला दिया। अब इसका हल स्टार्ट होता है। अब देखिए उत्पत्ति, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं अपन उत्पत्ति में आप ये त्रिभुज लेंगे, एक तो त्रिभुज ए बी एच। सबसे पहले त्रिभुज लेंगे त्रिभुज ए बी एच। यदि यहाँ दिखाई नहीं दे तो यहाँ देख लीजिए इसको आसानी से, इस प्रकार से त्रिभुज लेंगे अपन। ये हो गया त्रिभुज ए बी एच। ये ऐसे है त्रिभुज जो कि यहाँ तो ए है, यहाँ बी है, यहाँ एच है, यहाँ एफ है, यहाँ ओ है। तो इसमें देखिए आपके पास में एफ बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है, एफ ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्यों है, क्योंकि इसका कारण है, वो कारण देख लीजिए। ये सी एफ है ना, सी एफ क्या है, इसकी माध्यिका है, सी एफ माध्यिका है। और माध्यिका क्या करती है, सामने वाली जो भुजा दी हुई है उसको 2 बराबर भागों में बांटती है, उसको मध्य बिंदु पर इसको प्रतिशत करती है, इसलिए इसकी क्या हो गया मध्य बिंदु गया। इसी प्रकार ओ भी क्या है, ए एच का, ओ क्या है, ए एच का मध्य बिंदु है, ओ ए एच का मध्य बिंदु है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने अभी ऊपर रचना की है कि एओ बराबर होगा ओ एच, यानी एओ बराबर होगा ओ एच, तो इसका ये मध्य बिंदु हो गया। तो ये एओ बराबर ओ एच,
ये हो गया रचना से, इसका मध्य बिंदु हो गया। अब आपको पता है जब दो रेखाएं हो और उनके मध्य बिंदु को मिला के एक रेखा खींची जाए तो वो रेखा नीचे वाली रेखा की क्या होती है, समानांतर होती है, ये आपके बोलती है मध्य बिंदु। पर में से इसको आप सिद्ध कर सकते हैं कि एफ ओ समानांतर होगी आपके पास में बी एच के, यानी कि ये एफ ओ रेखा है ना, ये बी एच के क्या होगी, समानांतर होगी। यदि एफ ओ को अब आगे बढ़ा देते हैं तो आपके पास में रेखा आती है ओ एच, जो कि उसी एफ ओ को आगे बढ़ाएंगे तब प्राप्त होगी। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एफ ओ की जगह आप ओ सी भी लिख सकते हैं कि ओ सी क्या होगी, समानांतर होगी बी एच के। ओ सी क्या होगी, समानांतर बी एच के। अब त्रिभुज आप कौन सा लेंगे, त्रिभुज आप लेंगे ए एच सी। यदि ये लेंगे तो आप त्रिभुज ओई को किसके समानांतर कर देंगे, एच सी के समानांतर कर देंगे। इसको आगे इसी प्रकार से लिख सकते हैं, यहां लिख दीजिए इसी प्रकार क्या हुआ कि आपको क्या करना है, अब ओसी को समानांतर करना है बी एच के। यदि ये दोनों रेखाएं समानांतर हो गई, कौन कौन सी, ओसी समानांतर हो गई बी एच के, और यहां से देखिए बी ओ समानांतर होगी, यहां से करना है ओसी तो कर ही दिए, ओसी बी एच के समानांतर होगी। यहां आपको करना है कि बी ओ समानांतर होगी किसके, एच सी के। अब देखिए ये रेखा इसके समानांतर हो गई, ये रेखा इसके, दोनों समानांतर हो गई। तो आप इन दोनों को क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक चतुर्भुज है, जो कि बी ओ सी एच एक समानांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। और इसकी एक विशेषता ये होती है कि इसके जो विकर्ण है वो दोनों बराबर समद्विभाजित होते हैं। जैसे विकर्ण है तो ये इसको बराबर बराबर भागों में बांटेगा, इसको भी बराबर बराबर भागों में बांटेगा। यहां से जहां प्रतिच्छेद होगा तो यहां से आपके पास में आ गया ओडी बराबर डी एच, ओडी बराबर आ गया आपके पास में डी एच। तो आप इसको किस प्रकार से लेंगे, अब लीजिए आपको दिया हुआ था एओ बराबर ओ एच, एओ बराबर आपके पास में ओ एच है, ये किससे है, रचना से। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, ए होगा तो एओ रखिए। अब ओ एच है, इस ओ एच को आप दो टुकड़ों में लिख सकते हैं, जैसे कि ओडी प्लस डी एच, इसको दो टुकड़े करके इसको लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि दोनों रेखाएं समान है, डी एच को छोड़ दीजिए और ओडी को ले लीजिए। तो डी एच की जगह आप क्या लिख देंगे, ओडी। तो एक तो ओडी है, एक ओडी ये आगे, क्योंकि दोनों बराबर है, ये अभी आपने यहां से बता दिया। तो यहां से एओ बराबर वहां से क्या आ गया, 2 ओडी। तो एओ बटा ओडी को इसके नीचे लेके आएंगे और इसके नीचे एक अपन मान सकते हैं, तो 2/1। तो इसका अनुपात क्या आ गया, 2:1। इसी प्रकार से आप तीनों माध्यिकाओं के लिए कर सकते हैं। आगे देखते हैं 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले आप एग्जाम्पल नंबर 10.2 से पहले वाले एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 को आप अच्छी तरह देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं के लिए उनको देखना। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास में एडी, बीई और सीएफ तीनों माध्यिकाएं दी हुई है और इन तीनों माध्यिकाओं को प्रतिच्छेद बिंदु जी दिया हुआ है। तो जी के रूप में आपको एजी का मान, बीई और जीएफ ये तीनों मान दिए हुए हैं, और जीडी, बीजी और सीएफ आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक छोटा सा सूत्र वो देख लीजिए किस प्रकार से काम करेंगे वो। जैसे दिया हुआ है बटा दिया हुआ इनटू ज्ञात करना, ये छोटा सूत्र आपको यूज में लेना है। वो किस प्रकार लेना है, तो दिया हुआ है उसी का अनुपात यहाँ आएगा नीचे, और जो ज्ञात करना है उसका अनुपात यहाँ आएगा। तो दिया हुआ उसका मान तो यहाँ आएगा और उसका अनुपात यहाँ आएगा। देखिए किस प्रकार से, पहला मान आपको ज्ञात करना है जीडी, तो जीडी आपको मान ज्ञात करना है। तो जीडी वाली रेखा ये रही, तो इस एडी वाली रेखा में किसका मान दिया हुआ आपके पास में, एजी का मान। तो एजी का मान आपके पास में 6 दिया हुआ है। अब एजी का अनुपात देखिए किस प्रकार से आएगा, ये तो देखिए एजी अनुपात 1 है जीडी, फिर टोटल रेखा कितनी होगी, एजी और जीडी मिलकर कितनी बन गई, एडी, ये है एडी बन गई। ये 2:1 के रूप में है और एडी टोटल कितनी है, 3 है। तो अनुपात ये वाले यूज में आपको लेना है। तो किस प्रकार से लेंगे, जैसे आपके पास में मान दिया हो तो एजी, तो एजी का अनुपात देखिए आपके पास में 2 है, तो 2 गुणा, अब ज्ञात क्या करना है आपको, जीडी का अनुपात देखिए 1 है, तो गुणा 1 से गुणा कर देंगे, 2 3 6, यानी कि पहले का मान कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। इसी प्रकार सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में देखिए आपके पास में ज्ञात करना है आपको बीजी ज्ञात करना, तो कौन सी रेखा है, बीई। तो बीई के लिए अनुपात देखिए सबसे पहले, बीजी अनुपात जीई, बीजी अनुपात जीई बराबर टोटल रेखा बीई। तो ये बीई, ये अनुपात हो गया 2:1, टोटल अनुपात 3 हो गया। इसके लिए देखिए आपके पास में सबसे पहले दिया हुआ
सबसे पहले इस रेखा में बीई में क्या दिया हुआ है, बीई दिया हुआ है जो कि 9 है। और ज्ञात क्या करना है आपको इसमें, ज्ञात करना है आपको इसमें बीजी, बीजी ज्ञात करना है। 9 दिया हुआ है, बीई का मान 9 दिया हुआ है। अब बीई, बीई है उसका अनुपात नीचे आएगा, अनुपात गुणा ज्ञात करना उसका अनुपात, यानी बीजी का अनुपात कितना है 2, तो ये 2 गुणा करना है, ये 3 हो गया, ये 2 तिया 6 हो गया। देखिए आप CF को भी किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। CF के लिए देखिए आपको CF ज्ञात करना है, तो CF बराबर, CF के लिए देखिए आपके पास में दिया हुआ CF रेखा ये रही, CF रेखा ये रही। CF में आपके पास में दिया हुआ क्या है, आपके पास में GF दिया हुआ है, यानी GF दिया हुआ है, तो GF का मान है 3। अब GF का अनुपात, GF का अनुपात होगा जैसे कि CG अनुपात GF, ये 2 अनुपात 1 में होता है, 2 ये होता है, 1 ये होता है, 1 हो गया। अब बराबर टोटल रेखा CF है, ये CF हो गई, इसका अनुपात कितना होता है टोटल 3 होता है CF का अनुपात, तो ये 2 हो गई, ये 1 होगी, टोटल CF 3 हो गई। देखिए अब CF है, CF ज्ञात करना है और GF दिया हुआ आ गया, दिया हुआ का अनुपात, GF का अनुपात कितना है 1, तो यहाँ 1 रख देंगे। अब जो ज्ञात करना है उसका अनुपात, CF का अनुपात 3 है, तो ये 3 यहाँ आ गया, तो CF बराबर 3 गुणा 3 कितना आ गया 9, 3 तिया 9 सेंटीमीटर आ गया। यदि आपको हमारी कक्षा अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।